नमस्कार, आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है विद्यार्थी ऑनलाइन वाला। तो हम शुरू कर चुके हैं डीएलएड सेमेस्टर की कक्षाएं। तो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की कक्षाओं में आज हम शुरू करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन। जो सामाजिक अध्ययन पेपर है, इससे परीक्षा में पूरे 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें 50 नंबर के प्रश्न में से कम 25 प्लस लाना होगा पास होने के लिए। अगर 25 से कम आया नंबर तो हम फेल हो जाएंगे, इसलिए हमें 25 प्लस नंबर लाना होगा। तो 50 नंबर के प्रश्न पत्र को हम आज शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है सामाजिक अध्ययन। तो सामाजिक अध्ययन में हम आज पढ़ने वाले हैं इतिहास के बारे में। इतिहास में हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे इतिहास का अर्थ, इतिहास का महत्व और इतिहास जानने के स्रोत। तो इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इतिहास की जो उत्पत्ति है, हिस्ट्री शब्द से हुई है। हिस्ट्री शब्द का हिंदी रूपांतर है। हिस्ट्री शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के हिस्टोरिया शब्द से हुई है। किससे? हिस्टोरिया शब्द से हुई है। हिस्टोरिया शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? वास्तविक रूप से घटा हुआ। इसका अर्थ है वास्तविक रूप से घटा हुआ। अब देखते हैं विश्वकोश के अनुसार इतिहास सार्वजनिक घटनाओं का विवरण मात्र है। जो विश्वकोश थे, इन्होंने बताया कि इतिहास सार्वजनिक घटनाओं का विवरण मात्र है। अब देखते हैं प्रोफेसर घाटे के अनुसार इतिहास की परिभाषा। जो प्रोफेसर घाटे की परिभाषा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हर बार परीक्षा में पूछी जाती है। प्रोफेसर घाटे की परिभाषा और रैप्सन की परिभाषा, इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में पूछने की 90% चांस है, 90% चांस है कि परीक्षा में पूछी जाएगी प्रोफेसर घाटे की परिभाषा। तो इन्होंने क्या परिभाषा दिया इतिहास के बारे में? वह हमारे अतीत का पूर्ण विवरण एवं वैज्ञानिक अध्ययन है। कौन है? इतिहास हमारे अतीत का पूर्ण विवरण एवं वैज्ञानिक अध्ययन है। किसने कहा था? प्रोफेसर घाटे ने कहा था। अब देखते हैं रैप्सन महोदय के अनुसार। रैप्सन ने इतिहास की परिभाषा क्या दिए थे? इतिहास घटनाओं या उन्नत विचारों का एक सुसंबद्ध विवरण है। रैप्सन महोदय ने दिया था कि इतिहास घटनाओं या उन्नत विचारों का एक सुसंबद्ध विवरण है। अब इतिहास का अर्थ जानते हैं। इतिहास का अर्थ क्या होता है? देखिए, व्युत्पत्ति एवं परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि इतिहास समुदाय के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक पहलुओं का क्रमबद्ध विवरण है। जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं, उस व्युत्पत्ति और परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है इतिहास समुदाय के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक पहलुओं का एक क्रमबद्ध विवरण है। एक क्रमबद्ध विवरण छात्रों के सम्मुख स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। किसका प्रस्तुत करता है? राजनीतिक के बारे में, आर्थिक के बारे में, सामाजिक तथा धार्मिक पहलुओं का जो क्रमबद्ध विवरण है, वो छात्रों के सम्मुख स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। कौन करता है? इतिहास करता है। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है अपने अतीत की घटनाओं तक ही सीमित न रखकर उसके प्रकाश में वर्तमान की व्याख्या करता है।
जो इतिहास है अपनी अतीत की घटनाओं तक सीमित न रखकर उसके प्रकाश में, अतीत की घटनाओं के प्रकाश में वर्तमान की भी व्याख्या करता है। हम इतिहास को वर्तमान में समझते हैं, वर्तमान में क्या पहलू होंगे इसके बारे में हम इतिहास से सीखते और पढ़ते हैं। अब देखते हैं इतिहास की प्रकृति। इतिहास की प्रकृति क्या है? देखिए, इतिहास की वैज्ञानिकता पर विचार करने से पूर्व इसके अर्थ को जान लेना आवश्यक है। किसको जान लेना आवश्यक है? इतिहास के अर्थ को। अब देखते हैं कि इतिहास को विज्ञान क्यों कहा गया है। देखिए, गूच महोदय के अनुसार, एक इतिहासकार है गूच, इन्होंने कहा था विज्ञान घटना विशेष के कारण संबंध से संबंधित ज्ञान का क्रमबद्ध पुंज है। क्या है? विज्ञान घटना विशेष के कारण, कार्य के संबंध से, कारण और कार्य के संबंध से संबंधित ज्ञान का क्रमबद्ध पुंज है। प्रोफेसर हेक्सले ने क्या बताया था? मैं उस ज्ञान को विज्ञान मानता हूँ जो तर्कों एवं प्रमाणों के आधार पर आधारित है। हेक्सले ने कहा था कि मैं उस ज्ञान को विज्ञान मानता हूँ जो तर्कों एवं प्रमाणों पर आधारित है। और इतिहास भी हमें तर्कों और प्रमाणों पर आधारित मिलता है, इसलिए हम इतिहास को एक विज्ञान के रूप में हम देखते हैं और पढ़ते हैं। अब देखते हैं इतिहास का महत्व क्या होता है। इतिहास का क्या महत्व है? यदि हमें आज से हजारों वर्ष पहले के लोगों के बारे में जानना हो तो हम कैसे जानेंगे? इन सब बातों को जानने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। आज से हमें हजारों वर्ष पहले के बारे में अगर जानना हो तो हम इतिहास विषय का अध्ययन करते हैं, जिससे हमें पीछे की जानकारी मिलती है। ठीक है, और आगे देखते हैं। इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। इतिहास क्या है? बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने का एक साधन है। उस समय में कैसी सामाजिक व्यवस्था थी, कैसी आर्थिक व्यवस्था थी, कैसी यातायात सुविधा थी, कितना सुख था, कितना दुख था, इन सारी चीज़ों को समझने का जो साधन है वो है इतिहास। देखिए अगला पॉइंट, इसमें क्या लिखा है? इसमें अतीत में एक ऐसा भी युग था जब लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। ऐसा भी युग था कि लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। उन लोगों के जीवन के विषय में जानकारी उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं से मिलती है। जो लोग लिखे पढ़े नहीं थे, जो अपने बारे में कुछ नहीं लिख गए, और उनके बारे में जानकारी हमें चाहिए तो कहाँ मिलती है? जो उनके द्वारा छोड़ी गई चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियारों तथा औजारों से मिलती है। उनके मिट्टी के खिलौने से हम अनुमान लगाते हैं कि उस समय के लोग कैसे थे, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी। जैसे मान लीजिए कि अगर पक्के मिट्टी खिलौने होंगे तो हम अनुमान लगाते हैं कि उन्हें उस समय आग की खोज हो चुकी होगी, तभी मिट्टी पक्के हैं। उनके कितने सुंदर बर्तन थे, अच्छे बर्तन थे, तो अनुमान लगाते हैं कि वो एक अच्छे कलाकार भी थे जो अच्छे बर्तन बनाते थे। उनके हथियारों को देखा, उनके हथियार अगर नुकीले होंगे, तेज होंगे, तो हम अनुमान लगाते हैं कि उस समय के लोगों या तो जानवरों का शिकार करते थे या जंगल में रहते थे। जानवरों से बचने के लिए हथियार का प्रयोग करते थे।
अगला पॉइंट देखते हैं। वह 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 समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। कौन सा समय? जिस समय में कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है उसे प्राक ऐतिहासिक काल कहा जाता है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे और उस समय की हम जानकारी प्राप्त करते हैं उसे प्राक ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और कैसे जानकारी मिलती है? उनके खिलौने से, उनके बर्तन से, उनके हथियार से, उनके औजारों से हम एक तरह से अनुमान लगा के जानकारी प्राप्त करते हैं। देखते हैं अगला पॉइंट, इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत, कौन कौन स्रोत है इतिहास जानने के? देखिए, एक स्रोत है पुरातत्व। पुरातत्व क्या है? प्राचीन काल में मानव में प्रयोग लाई गई, प्राचीन काल में मानव में प्रयोग लाई गई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों एवं इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन करने वाले को पुरातत्व वेदता कहते हैं। पुरातत्व संबंधित है जो प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग लाई जाती थी वस्तुएं, निर्मित मंदिर या इमारतें हैं, तो पुरातत्व के अंतर्गत आएगा। और जो इसका अध्ययन करते हैं उन्हें पुरातत्व वेदता कहते हैं। अब देखते हैं अगला पॉइंट, जब कागज का ज्ञान नहीं था। क्या नहीं था? जब कागज का ज्ञान नहीं था, कागज का ज्ञान नहीं था, तब लेख लिखे जाते थे। क्या लिखे जाते? लेख। और किस पे लिखे जाते थे? ताड़पत्रों पे। ताड़पत्र क्या होते हैं? ताड़ वृक्ष के चौड़े पत्ते, उस पर लेख लिखे जाते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास उस समय कागज नहीं था। भोजपत्र, भोजपत्र क्या होता है? भोज नामक वृक्ष की छाल, जिसपे राजाओं द्वारा, शासकों द्वारा जो उनकी बातें हैं, मूल बातें हैं, कुछ नियम थे, उसको लिख लिया जाता था। और क्यों लिख लिया जाता? क्योंकि उस समय हमें कागज पर्याप्त नहीं था, हम कागज की खोज नहीं किए थे, इसलिए हमें लिखने के लिए कुछ न कुछ चाहिए, तो हम प्रयोग करते थे ताड़पत्रों का। ताड़पत्रों का मतलब ताड़ वृक्ष के चौड़े पत्ते। भोजपत्र, भोजपत्र का मतलब भोज नामक वृक्ष की छाल। ताम्रपत्र मतलब तांबे की चादर, एक तांबे होते थे, तांबा, उसकी चादर बना के उस पर लिखे जाते थे। एक स्तंभ लेख, स्तंभ लेख समझते हैं। स्तंभ लेख मतलब पत्थर के खम्भों पर लिखे गए लेख। किस पे? जो खम्भे होते पत्थर के, उस पे लेख लिखे जाते थे। राजाओं द्वारा उनके बनाए गए नियम को लिख लिए जाते थे कि ताकि कोई भी यात्री उनको पढ़ सके कि ये नियम है, इसको पालन करना है। शिलालेख क्या होता है? पत्थरों की बड़ी बड़ी चट्टानों पर लिखे गए लेख। जो चट्टानें बड़ी बड़ी होती है, जिसको खम्भे जैसे खड़ा नहीं किया जा सके, और जहाँ चट्टानें थी रास्ते में, उस चट्टानों पर लिख लिया जाता था। इसे हम शिलालेख कहते हैं। जो खड़ा होगा वो स्तंभ लेख होगा, जो पट होगा वो शिलालेख होगा, इतना समझ लीजिए। मुद्रा और अभिलेख, देखिए इसको समझते हैं, मुद्रा और अभिलेख को। मुद्रा से तत्कालीन शासक का नाम। मुद्रा से किस चीज़ की जानकारी मिलती है? तत्कालीन शासक का नाम, उसका समय तथा मुद्रा के आकार तथा उस समय की कला, धातु और आर्थिक स्थिति आदि की जानकारी मिलती थी। मुद्रा और अभिलेख से क्या मिलती थी? तत्कालीन शासक, उसका नाम क्या था, उनकी मुद्रा कैसी थी, उसके आकार कैसे थे, उस समय की कला कैसी थी, उस समय धातु कौन सी प्रयोग की जाती थी, उस समय आर्थिक स्थिति कैसी थी, उस समय के लोग अमीर थे, गरीब थे, भूखमरी से परेशान थे, कैसे थे, इन सब की जानकारी हमें मिल जाती है। और अब देखते हैं साहित्यिक स्रोत, क्योंकि इतिहास जाने कुछ साहित्यिक स्रोत भी है, जैसे ताड़पत्रों, भोजपत्रों, ताम्रपत्रों, चमड़े एवं लकड़ी के पट्टों पर लिखित लेखों के साथ साथ कुछ साहित्यिक ग्रंथ भी
हमें लोगों के रहन सहन तथा विचारों, खान पान इत्यादि के बारे में जानकारी देते हैं। कौन कौन से ग्रंथ हैं? देखिए, एक धार्मिक ग्रंथ, एक वेद, रामायण और महाभारत। तो जो रामायण के लेखक हैं वाल्मीकि हैं और महाभारत के लेखक हैं वेद व्यास। महाभारत और रामायण में हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? तो हमें जानकारी मिलती है आर्यों के संबंध में, तत्कालीन समाज के विषय में। जब आर्य थे तो उनका कैसा आपस में संबंध था, तो उस समय का समाज कैसा था, स्त्री प्रधान था, पुरुष प्रधान था, अहिंसावादी था, हिंसावादी था, कैसा था, इसके बारे में जानकारी मिलती है हमें धार्मिक ग्रंथ से, वेद से, रामायण से, महाभारत से। रामायण के लेखक वाल्मीकि जी हैं, महाभारत के लेखक वेद व्यास जी हैं। और जानकारी मिलती हमें जैन एवं बौद्ध साहित्य से। किससे? जैन एवं बौद्ध साहित्य एवं जातक कथा थे। इससे किस चीज़ की जानकारी मिलती है? तत्कालिक राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति। उस समय की धार्मिक की स्थिति क्या थी, राजनीतिक की स्थिति क्या थी तथा सामाजिक स्थिति क्या थी, इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है जैन एवं बौद्ध साहित्य से या जातक कथाओं से। अब देखते हैं धर्मेतर साहित्य, क्योंकि धर्म के बाद जिसकी रचना हुई उसे धर्मेतर कहते हैं। जो धार्मिक ग्रंथ उसके बाद रचना हुई उसे जानकारी मिलती है। जैसे मान लीजिए कि एक अर्थशास्त्र, बहुत फेमस, नाम सुना होगा। अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं ये हैं चाणक्य। चाणक्य कहिए, कौटिल्य कहिए, कुछ भी कहिए। इसमें क्या मिलता था, किस चीज़ की जानकारी अर्थशास्त्र में? तत्कालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक, धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती थी। और एक ग्रंथ था जिसका नाम है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्लड़। मोस्ट इम्पोर्टेंट राजतरंगिणी। बहुत बार पूछा गया है राजतरंगिणी के लेखक कौन है, इसमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है? तो राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्लड़। इसकी रचना कल्लड़ ने की है। और इसमें मिलता है कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी। किससे? राजतरंगिणी पुस्तक से। कुछ यात्रियों ने अपना यात्रा विवरण भी लिखा था। उसमें कौन कौन से यात्री थे? एक यात्रा विवरण थी इंडिका। इसको लिखा था मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज कौन था? ये थे यूनानी राजदूत। और एक किस समय आए थे भारत में? चंद्रगुप्त मौर्य कालीन समाज की झलक। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे और उस समय के जो शासन व्यवस्था थी उसके बारे में इन्होंने इंडिका में लिखा है। और अगले यात्रा विवरण लिखा है फाहियान ने। फाहियान कौन थे? ये चीनी यात्री थे, ये चीन से आए थे। और इन्होंने गुप्त काल संबंधित शासन काल के बारे में जानकारी दी कि गुप्त काल में कैसा शासन था, कैसा प्रशासन था, कैसे राजा प्रजा के साथ कैसे व्यवहार करते थे। और इसके बाद एक और यात्रा विवरण है जिसकी रचना ह्वेनसांग ने की। एक यात्रा विवरण ह्वेनसांग किए थे। ह्वेनसांग कौन थे? ह्वेनसांग भी चीनी यात्री थे। और एक कब आए थे? हर्ष के शासनकाल का विवरण दिया। इसका मतलब कि हर्ष के शासनकाल में आए होंगे तभी उनका विवरण दिए होंगे। तो ह्वेनसांग हर्ष के शासनकाल में आए थे। देखिए, इस प्रकार पुरातात्विक, साहित्यिक दोनों प्रकार के स्रोतों से इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है तथा विदेशी यात्रियों के विवरण से भी हमें तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। तो आज हम पूरा कर चुके हैं। और आपसे फिर एक बार कहते हैं कि आपके कोई भी मित्र, आपके भाई बहन, कोई भी अगर जो डीएलएड कर रहे हैं, जिनका एडमिशन हुआ है, जिनका बैक लग गया है, आप उन तक हमारी वीडियो पहुंचाइए ताकि उनको भी इससे लाभ मिल सके और एक अच्छे नंबर से
एक अच्छे नंबर से बीटीसी सेमेस्टर की परीक्षाएं पास करें। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों, मित्रों, अपने भाइयों बहनों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और इस वीडियो की पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्यार्थी ऑनलाइन वाला, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप टेलीग्राम में जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मित्र सब कुछ फ्री है, फ्री में पूरा क्लास फ्री में चलाया जा रहा है, पीडीएफ नोट्स भी फ्री में दी जा रही है। और आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा, क्योंकि हमारी तरफ से सब कुछ फ्री है। तो आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए और अपने मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों सबको इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो लोग निराश बैठे हैं, जो लोग परीक्षा में पिछले बार बैक लगा है, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि वीडियो देखें और पीडीएफ पढ़ें और एक अच्छे नंबर से पास करें। तो चलिए मित्र, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।